स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट किया था और एंड में बेटा हमने दो उनके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन कह सकते हैं या फेलियर कह सकते हैं। पहली लिमिटेशन क्या थी बेटा उनकी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। वो ये नहीं समझा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट करेंगे और अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो न्यूक्लियस में आके टकरा जाएंगे, जिसके वजह से एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो ऐसा हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा ये समझा नहीं पाए थे। दूसरा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, उसका रीजन बता नहीं पाए थे। बड़ा स्पेक्ट्रल लाइंस हमको बहुत अच्छे से समझनी है। दो तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। दोनों ही हम समझेंगे बट हमारे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। जैसे कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 1911 में रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अब 2 साल तक बोहर ने अपने लेबोरेटरी में उसको बहुत अच्छे से रिसर्च किया एंड 1913 में बोहर हैज गिवन some postulates related to atomic model। भाई एटम कैसा दिखेगा उसके रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स। बेटा पोस्टुलेट्स का मतलब कि वो प्रूफ नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो दावे से कह रहे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। क्या क्या कहा उन्होंने? पॉइंट 1, बेटा रुदरफोर्ड की सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम थी कि उन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ रिवॉल्व कर रहे भाई? इतनी दूर कर रहे हैं, इतना दूर कर रहे हैं, इतना दूर कर रहे हैं, पता नहीं। उन्होंने डिस्टेंस नहीं बताया, वो चीज बोहर ने बता दी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट। उन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के आजू बाजू चल रहा है, लेकिन कैसे? सर्टेन फिक्स्ड, मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि वो कहीं भी हवा में ऐसे अपनी मन मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है, सर्टेन पोजीशन पे ही चल रहा है एंड एक ऐसे ऑर्बिट पे चल रहा है जो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब अभी हम समझने वाले कि उसकी एनर्जी फिक्स रहने वाली है। और इस ऑर्बिट को उन्होंने कुछ नाम दे दिया। दिस ऑर्बिट इज नेम्ड एज एनर्जी स्टेट। उसको एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट। कैसा? स्टेशनरी स्टेट। बेटा देखो स्टेशनरी नाम क्यों दिया गया कि इलेक्ट्रॉन बस वहीं पे घूमे जा रहा है, उसके सिवा और कहीं नहीं जा रहा। और वहां पे वो स्टेशनरी, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि वो सच में स्टेशनरी है। स्टेशनरी का एग्जैक्ट मतलब है कांस्टेंट एनर्जी। इस टर्म को अभी हम बहुत सारा देखेंगे। एंड बेटा एक और नाम दिया गया, दिस एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो नेम्ड एज KLM एंड शेल्स। कुछ याद है? 9th में आप लोगों ने पढ़ा था KLMN। बेटा एक्चुअली पता है यहाँ पे इसके पीछे छुपाए हुए फील को आप महसूस करने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, सो इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे अगर चल रहा है तो वो उतनी दूरी पे ही चलता रहेगा, वो यहां से बिल्कुल भी ऊपर नीचे हिलेगा नहीं। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी और ऑर्बिट में चल रहा होगा। इसकी अपनी एक एनर्जी है, इसकी अपनी एक एनर्जी है। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग और इसकी एनर्जी फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये घूम के यहां आ जाएगा तो एनर्जी चेंज होगी, नहीं। विथ डिस्टेंस, विथ रेडियस, ये एनर्जी हमेशा 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 सेम रहने वाली है। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। अब बेटा उन्होंने एक और चैलेंजिंग बात बोल दी। क्या? इलेक्ट्रॉन्स
revolving in any orbit in any fixed orbit does not radiate any radiation। देखो क्या बोल दिया उन्होंने, बोहर का रुदरफोर्ड का फेलियर नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन छोड़ेगा जिसके वजह से वो न्यूक्लियस के पास में आएगा। इन्होंने बोल दिया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है, उसके बावजूद भी वो एनर्जी नहीं छोड़ेगा। चैलेंज कर दिया खुल्लम खुल्ला कि भाई क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जाओ, जो कर सकते हो कर लो, देखना है देख लो। मतलब उन्होंने ये चीज बोल दी कि जो क्वांटम फिजिक्स है या तो जो मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, बेटा ये अप्लाई नहीं हो रही है, नॉट अप्लाइड ऑन एटॉमिक लेवल। उन्होंने बोला कि यार आप सही बोल रहे हो, मैक्सवेल साहब ने गलत नहीं कहा था, मैक्सवेल साहब ने सही कहा था, लेकिन एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक साइज पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन्स हैव the same energy as that of orbit। बेटा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है उसकी एनर्जी उसी ऑर्बिट के इक्वल है, ना ही इतना सा ज्यादा ना ही इतना सा कम। कितनी एनर्जी उसका कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, समझ रहे हो आप। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि वो एनर्जी रेडिएशन करेगा, बट इसने बोल दिया कि एनर्जी रेडिएशन नहीं करेगा, ना ही। यहाँ चलो एक और पॉइंट मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन विल नेदर गेन्स और लूजेस एनर्जी while revolving around न्यूक्लियस। भाई इन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते घूमते वो एनर्जी ना ही दे रहा है ना ही ले रहा है, सन्यासी बन के बैठा है भाई, ना पड़ोसी से कुछ लेना ना पड़ोसी से कुछ देना। अगर किसी कारण वो ऐसा करता है तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। इफ इट डू सो इट विल मूव टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो बेटा एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो है यहीं से निकल के आया। 14 चैप्टर में पढ़ेंगे एलईडी क्या है, कैसी चीज है। जब भी इलेक्ट्रॉन बेटा अगर उसको आप एनर्जी दोगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है एंड ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में जा रहा है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात है बेटा, बहुत गजब की बात है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट एंड ये तीसरा ऑर्बिट। यहां पे पहले ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, आप इसको एनर्जी दे रहे हो फिर भी गया नहीं। हमने पहले देखा कि अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, बट आपने इसको थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एनर्जी दी, लेकिन भाई साहब कहीं नहीं गए। क्यों बेटा, इस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, मैं इसको बोल देता हूं फिलहाल E1। सेकेंड ऑर्बिट की अपनी खुद की एक एनर्जी है, इसको बोल देते हैं हम E2। जब तक इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगी, मिनिमम मतलब इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी। मान लो सपोज इसकी एनर्जी आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी आ रही है लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4। डिफरेंस कितना हो गया? 10 का है ना, 10 आसपास का। तो बेटा जब तक इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। सो एक चीज यहां पे बोहर साहब ने हमको ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जितने इन किसी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस हो। सपोज आपने इसको 13 जितना दे दिया, 13 जितनी आपने इसको एनर्जी दे दी, बट आप थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है
ये जो एनर्जी है ना बेटा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए मिलती है हमको, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड के लिए। तो डिफरेंस कितना हो गया इसके बीच का? 12 आसपास, ठीक है। अब आपने मान लो डायरेक्टली इसको 12 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 नहीं दिया, 12 दे दिया, तो ये फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, सेकंड में भी नहीं जाएगा। समझ रहे हो? बहुत खुददार आदमी है। बोला आपने मुझे जितना दिया है मैं उसी का यूज करूंगा, आपने अगर 10 दिया है तो मैं 10 का यूज करूंगा, अगर आप मुझे 9 दे रहे हो ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा उसको लेके। क्यों? बिकॉज यहां जाने के लिए भाई 10 की रिक्वायरमेंट है, जब तक 10 नहीं दोगे मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ज्यादा भी नहीं चाहिए। अगर आपने 10 से ज्यादा दे दी तो भी ये यहीं जाएगा। समझ रहे हो? जब तक 12 नहीं दोगे, देखो सपोज आपने 11 दे दिया, इसके लिए 12 चाहिए, इसके लिए 10 चाहिए, आपने 20 का दे दिया, तो यहां तक जाएगा लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जैसे ही आपने 11 को 12 बना दिया, ये वहां जाएगा। सो डिपेंड करेगा ये डायरेक्ट जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी और किस समय पे एनर्जी दे रहे हैं। सीधा 12, सीधा थर्ड, स्टेप वाइज 12 तो स्टेप वाइज थर्ड। समझ आ रहा है आपको? ये चीज बोहर ने बहुत जरूरी बताई थी और यही एलईडी का बेस बन के बाहर निकला। यहां तक बच्चा लोग क्लियर हुआ आपको? ओके। बेटा अभी भी हमको ये नहीं पता कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे पहला ऑर्बिट होगा। रुदरफोर्ड ने भी ये बताया नहीं था, लेकिन बोहर ने बताया था। बोहर ने अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स revolve only in those orbits for which the orbital angular momentum of an electron is इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। सर अब ये क्या चीज है? देखो बोहर ने हमें बता दिया कि पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से कहां होगा। उन्होंने बोला कि पहला ऑर्बिट या दूसरा या तीसरा इतनी दूरी पे होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नाम सुना ना आपने, रोटेशन करते समय जो मोमेंटम लगता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर वो मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बेटा इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है L = NH/2π। पहला ऑर्बिट के लिए N1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए N2 हो जाएगा, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 4। जैसे वो ब्राइट फ्रिज मिलती थी ना चैप्टर नंबर 10 में, N λ/d, याद आया कुछ? बस वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1, 2, 3, 4 रखना पड़ेगा। किसका? h/2π। h क्या है बेटा? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। आई थिंक आपको सबकी वैल्यू पता है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो बेटा अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, l कितना हो जाएगा? h/2π। h कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट, तो L कितना हो जाएगा? 2h/2π, 2 कट, फिर आगे कहानी कर सकते। मतलब हर ऑर्बिट के लिए आपको एक एंगुलर मोमेंटम मिलता जाएगा। अच्छा बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला पता है आपको? R×P, जहां पे P क्या होता है बेटा? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। अच्छा इसके लिए लीनियर मोमेंटम कहां होगी? मेरे ख्याल से ये लीनियर मोमेंटम होगी। लीनियर मोमेंटम हमेशा टेंजेंशियली दिया जाता है बेटा। लीनियर मोमेंटम P की फॉर्मूला m×v होता है। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। वेलोसिटी किसी भी समय आपको टेंजेंशियल मिलेगी, यानी मोमेंटम भी किसी समय पे आपको टेंजेंशियल मिलेगी। आर का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। क्या हो गया आर? पॉइंट ऑफ रोटेशन से
डिस्टेंस। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, सॉरी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है r, समझ आया। अच्छा एक और बात और बेटा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, हमने पढ़ रखा है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को 90 डिग्री पे होते हैं। अब जरा यहां पे सुनो, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P के बदले एम वी, एम एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्या हो गया R क्रॉस V, बोलो सही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वी साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है साइन 90, तो क्या यहां से एंगुलर मोमेंटम ये निकल जाएगा एम वी आर, यस और नो। इसको हम यहां पे रख सकते हैं एम वी आर। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 MVR is equal to NH by 2 pi। बोलो यहां तक क्लियर। बोहर ने अपने रिसर्च से ये बोला कि पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा h by 2 pi 2h by 2 pi। फिर हमको पता है कि किसी भी पॉइंट का, पार्टिकल का अगर वो रोटेशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से दिया जा सकता है। सो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले यहां से रेडियस निकालेंगे। कैसे बताते हैं, देखो आपको कई बार एग्जाम में आएगा डेराइव द फॉर्मूला ऑफ रेडियस फ्रॉम बोहर एटॉमिक मॉडल या फॉर बोहर एटॉमिक मॉडल। तो रेडियस की डेरिवेशन हम पूरी अब देखेंगे। ओके बेटा, हमने वो 3rd नंबर इक्वेशन को यहां लिख लिया है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने एक देखा था, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल, बेटा हमने एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद आया कुछ, इलेक्ट्रॉन मूविंग in an orbit needs centripetal force which is provided by electrostatic force। याद है कि नहीं, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k q1 q2 बाय। अच्छा यहाँ पे q1 q2 क्या है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k। q1 q2 क्या है बेटा, सोच के बताना, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है। और इसको है ना हम साइन के समेत रखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। क्या किया बेटा, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स से इक्वेट किया, चार्ज को उसके साइन के साथ रखा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे P ना लिख के E लिखा है। यहां तक क्लियर। अपॉन R स्क्वायर, R से R एक मर गया, इसको ऊपर ले लेते हैं। mr v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KZ E स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर। अच्छा बेटा, अब इसको और उसको देखो, इसमें r v स्क्वायर है, उसमें mr v है। हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं। देखते जाओ, कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, हमें रेडियस चाहिए, वेलोसिटी हटाना है, इसलिए हम उसको स्क्वायर करके रेशियो ले रहे हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा वो क्या हो जाएगा, इसको 4 दे देते हैं और उसको स्क्वायर कर देते हैं। m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। बोलो समझ आया।
उसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, LHS और RHS सबका स्क्वायर कर दिया, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको दे देते हैं नंबर 5। अब क्या कर रहे हैं हम लोग 5 डिवाइड बाय 4, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, यानी LHS में m स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन MRV स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस के जेड ई स्क्वायर। बोलो सही है यहां तक? अच्छा बेटा एक चीज और, k के बदले क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? याद आया कुछ? चैप्टर 1 में देखा था ना, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ। यहां से v स्क्वायर गया, एक m गया, एक r गया, ठीक है, यहां एक m और एक यहाँ r बचा है, और क्या गया बड़ा 4 पाई गया, और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो देखो इधर क्या बचेगा एम आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचा Z ई स्क्वायर। ये m को भी यहां ले लेता हूं, ये m जो बचा था ना उसको यहां लेता हूं, एंड यस माइनस तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो बेटा ये मिल गया आपको रेडियस। एक पाई बचा, ओके, तो ये ले लिया हमने पाई। क्लियर? तो बेटा देखो कई बार है ना आपको वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और बोल देगा कि चलो मान लो इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास आपको दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। समझ में क्या बोल रहा हूं? मतलब कि वो सारी चीजें सेम कर देगा, एक चीज अलग कर देगा, या Z अलग कर देगा या E अलग कर देगा, कोई भी एक चीज, और बोल देगा कि रेशियो ले लो। तो आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अब यार कैसे करें फॉर्मूला, याद रखने थोड़ी टफ है। सो हम क्या करेंगे, हमेशा ये चीज याद रखेंगे, एंगुलर मोमेंटम याद रखो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस वन KZE। मतलब इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को याद रख लो और हमेशा इसको डिराइव कर लेना। 1 मिनट लगेगा इसको डिराइव करने में, बट एटलीस्ट आपको ये बड़ी, देखो आगे और 2-3 फॉर्मूला ऐसी बड़ी आने वाली है, सब याद नहीं रहेगी। इस बेटर आप इसको निकालने का तरीका ढूंढ लो। क्लियर? अच्छा एक चीज और देखो बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। h बेटा आपको पता है h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। अच्छा मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो मास भी किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का होगा। कितना 9.1 इंटू 10⁻37 kg, सॉरी 31 kg। प्रोटॉन से कम होता है लेकिन ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना होता है। अच्छा z का मतलब क्या बेटा, एटॉमिक नंबर। ये और ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से एटम के लिए और कौन से ऑर्बिट के लिए वैल्यू चाहिए। एटॉमिक नंबर। E आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। पाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटा, 8.85 इंटू -12 कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। बट देखो सारी वैल्यू नाउन है, सिर्फ n और z को छोड़ के सारी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। एक और चीज बेटा, रेडियस है, डिस्टेंस है, तो हम माइनस फिलहाल अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.529 n स्क्वायर बाय z। इतनी बड़ी इक्वेशन कट के हो गई इतनी। आपको डायरेक्टली लर्न ये रखनी है। ये कब यूज करनी बेटा, जब एग्जाम में कुछ मास अलग दे देवे, कुछ चार्ज अलग दे देवे, समझ रहे हो, और रेशियो वैसा कुछ बोला हो, तो आपको ये चीज लेनी है। अगर आपको डायरेक्टली रेडियस ढूंढने को बोला जाता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर H एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए
रेडियस कितनी होगी। अच्छा एक और चीज, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो बेटा हाइड्रोजन के लिए Z तो हमेशा 1 फिक्स हो गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1, ये भी 1 ये भी 1, इसमें रखो तो R कितना आ जाएगा? 0.529। समझ आ रहा है? फिर n के बदले 2 रखो, n के बदले 2 रखोगे तो वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू रेडियस हो जाएगा 4 इंटू 0.529, जो भी आंसर आवे। फिर थर्ड ऑर्बिट के लिए 9 इंटू 529, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 16 इंटू 529, मतलब हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, आपको अगर रेडियस फाइंड करनी है तो उसका ऑर्बिट नंबर ले लो और उसका एटॉमिक नंबर ले लो। क्लियर? सो ये था पूरा डेरिवेशन ऑफ रेडियस। ओके बेटा, अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है वो तो हमने ढूंढ लिया, कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है चलिए वो भी ढूंढते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ R वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फॉर्मूला ले लेते हैं, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। अब इसके अंदर बेटा हम r की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। mv r कितना मिला? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m z e स्क्वायर पाई इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। सब कुछ मल्टीप्लाई में है, एक एक n कट, एक एक h कट, पाई कट, और कुछ कट हो रहा है नहीं। अब वेलोसिटी को छोड़ के बाकी सबको वहां ले जाओ। सो v इज इक्वल टू, यहां पे नीचे 2 है, ये 3 ऊपर जाएगा, m z e स्क्वायर ये चला गया ऊपर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट n h एप्सिलॉन नॉट, ये यहां का 2 n h एप्सिलॉन नॉट और यहां का मास, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इजी। हाँ mm कट। सो क्या बचा? z e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। जब आप सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे सो आपको वेलोसिटी यहां पे मिलेगी 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। समझ आया? अब सिमिलरली आप हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा z की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी, सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी, थर्ड ऑर्बिट की, एंड सो ऑन आप ढूंढ सकते हैं। क्लियर? पक्का? क्या मैं एनर्जी ढूंढ सकता हूं? चलो पहले वेलोसिटी की फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। वेलोसिटी कितनी आ गई? z e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने पे 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n। क्लियर? अब देखो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो ये अट्रैक्टिव फोर्स को झेल पा रहा है। मैं अगर आपको खींच रहा हूं लेकिन आप आगे नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आपके पास एनर्जी है। बड़ा ये बेंच है, मैं इसको खींचूंगा ये खींचे चला आएगा। ये मोबाइल का स्टैंड पड़ा है मेरे सामने, मैं इसको खींचूंगा चला आएगा। हाँ, इसके अंदर भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ तो एनर्जी होगी ना जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के नजदीक नहीं जा रहा। कितनी एनर्जी है वो हम देख लेते हैं। इसको हटाऊं? प्रोटॉन के पास एनर्जी इतनी नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉन के पास होती। क्यों? प्रोटॉन बंधा हुआ है, एनर्जी है उसके पास, वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन रिवॉल्व होना कर रहा है, वो तो बीच में बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन एनर्जी उसके पास भी होगी, सेम एनर्जी होगी, बिकॉज वो भी तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी तो है, बिल्कुल सही है, साथ में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खींच रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा, तो कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए। बड़ा ये जो फोर्स है जो इसको बाहर खींच रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। आपने पढ़ रखा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं, देखो ना बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भरे पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करने चाहिए, फिर भी साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, आई मीन साथ में बैठ के मस्तियां कर रहे हैं। इसका मतलब भाई कोई तो फोर्स है जो जिनको पकड़े रखा है, कोई तो फोर्स है जो पकड़ के रखा है, इनको नहीं जानेगा। सो वो कौन सा फोर्स है? मम्मी का फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स। नहीं, बच्चे बाहर भागते तो मम्मी ही पकड़ती ना, इसलिए बोला। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट। पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन पे कितनी एनर्जी हम ढूंढ सकते हैं। बेटा देखो, वो घूम रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, वो कुछ दूरी पे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की फॉर्मूला थी ना हमारे पास, जेड ई स्क्वायर बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सबको स्क्वायर दे दो, 1/2m जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, हाँ e⁴ एप्सिलॉन का स्क्वायर। कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो कितना आ जाएगा ये? 1/1 2 4 8 m z स्क्वायर e⁴ अपॉन 4n स्क्वायर h स्क्वायर, सॉरी 4 2 8। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे ढूंढेंगे? बड़ा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? चैप्टर नंबर 2, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाय R। कुछ याद आया? अब यहां पे Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम साइन के साथ वैल्यू रखते थे। Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? प्रोटॉन। प्लस कितने प्रोटॉन हैं? एटॉमिक नंबर अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी आई थी बेटा? देखो, वो या रेडियस n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m z e स्क्वायर पाई। क्या कट रहा है? E इंटू ई स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सही बोला। कुछ कट रहा है? नहीं, एक चीज कट रही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्ट नहीं काटते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये उठा के आ जाएगा ऊपर m जेड ई स्क्वायर पाई। सही है? अब k के बदले हम कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई गया, बस। और कुछ कट रहा है? सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड, देखो माइनस m जेड इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर e⁴ अपॉन, है ना, 1 2 3, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 आगे एप्सिलॉन 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 नॉट का स्क्वायर। बेटा देखो एक चीज सुनो, वैसे सही है, बिल्कुल सही है। मुझे अगर नीचे 8 लाना है, देखो यहाँ पे नीचे 8 है ना, आप दोनों को कंपेयर करो। m z स्क्वायर e⁴, m z स्क्वायर e⁴, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी, हाँ ये स्क्वायर आना चाहिए, मैंने लिखना भूल गया था। सब कुछ सेम है, खाली फर्क कितना है? नीचे 8 का।
8 ले आते हैं वहां पे। 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टू मल्टीप्लाई डिवाइड, सो -2 mz² e⁴ अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। या अगर मैं माइनस नहीं यूज करता हूं, मान लेंगे कि हाँ भाई पोटेंशियल नेगेटिव है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माइनस आप मान लो कि पोटेंशियल माइनस में, याद रखना, क्लियर। सो देखो हमने पहले काइनेटिक फाइंड किया हाफ mv² से, फिर पोटेंशियल फाइंड किया उसकी फॉर्मूला से, यहाँ पे रेडियस की फॉर्मूला पुटअप की, सिंप्लीफाई किया, वहां तक पहुंचे, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू फॉर्मूला पुटअप की, सिंप्लीफाई किया और यहां तक पहुंचे। क्लियर? ओके, तो बेटा अब हम देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की पहले हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, बाद में पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, mz² e⁴ अपॉन n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में है और इसका डबल है, 2 mz² e⁴ अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बोलो सही है। इस पूरे टर्म को x मान लो, तो x -2x माइनस x यानी माइनस पूरा ये टर्म mz² e⁴ अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बोलो समझ आया, ये हो गई टोटल एनर्जी। तो एक चीज आपने देखा बेटा, टोटल माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस लगा दो, चलो एक काम करो ये माइनस लगा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस लगा दो तो वो टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो अब हम याद कैसे करेंगे बेटा, आप सिर्फ इसको याद रख लो और एक रिलेशन याद रख लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। नहीं समझ आया? देखो ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k था, है ना। सो हमको यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी, कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल की हाफ। एक्चुअली पोटेंशियल में नीचे 4 था ना, सो अगर मुझे यहाँ पे 4 लाना है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, सो ये यहां जाएगा एंड कट के 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है? सो एक ये रिलेशन आप याद कर सकते हो और एक ये फॉर्मूला याद कर लो। फिर काइनेटिक चाहिए तो काइनेटिक निकाल लो, पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल निकाल लो। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? सो बेटा दैट्स इट अबाउट दी बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले उन्होंने हमको ऑर्बिट के रेडियस के बारे में बताया कि कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, कितनी स्पीड में करेंगे और कितनी एनर्जी के साथ करेंगे। ओके देखिए बच्चा लोग, अब अगर मैं टोटल एनर्जी की भी बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, h की वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे सो आपको टोटल एनर्जी आ जाएगी 2.18 इंटू 13.6 इंटू क्या बचा, यहां पे एक z² बचा अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो तो आपको बेटा ये चीज आ जाएगी, माइनस ऑफ 13.6 z² बाय n। बेटा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए z होता है 1, और अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6। आपको याद है मैंने एक स्फीयर बनाया था यहाँ पे, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी मैंने 13.6 ली थी। वो इसलिए ली थी बिकॉज हाइड्रोजन में सच में पहले ऑर्बिट की एनर्जी और पहले ऑर्बिट में भागते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इतनी होती है। अगर इसको मुझे जूल में देना हो तो यही चीज हो जाएगी बेटा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल में देना हो तो ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना हो तो ये। और इसी के साथ बेटा आप सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो, कैसे, डिवाइड बाय 4।
2 रखोगे n के बदले, 2 का स्क्वायर 4, थर्ड के लिए डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, फोर्थ के लिए डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 एंड तो आपको इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फॉर H एटम के लिए फर्स्ट की एनर्जी आ जाएगी -13.6, सेकेंड की आ जाएगी डिवाइड बाय 4 -3.7 समथिंग, थर्ड की आ जाएगी -1.5, फोर्थ की -0.85, फिफ्थ के लिए -0.54 एंड सो ऑन। देखो बच्चा लोग, सारी की सारी एनर्जी माइनस में आ रही है। इसका एक रिलेशन बहुत ही जबरदस्त, जरा ध्यान से देखो बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो अंतर है वो देखो कितना बड़ा है। सेकंड और थर्ड के बीच का अंतर एकदम घट गया, थर्ड और फोर्थ का अंतर और घट गया। मतलब जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी कम हो रही है। -13.6 और -3.7 कौन सी वैल्यू बढ़ी है बेटा? एनर्जी बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी वही तो होता है, ग्राउंड से देख लो जितना डिस्टेंस उतना एनर्जी ज्यादा। सो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। बेटा अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन। देखो पहले दो ऑर्बिट के लिए बहुत डिफरेंस है, फिर ऑर्बिट के लिए कम डिफरेंस है, धीमे धीमे डिफरेंस कम होता जा रहा है और यहां आके ऑलमोस्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तीसरा ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी एनर्जी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव एनर्जी तभी आती है बेटा जब कोई चीज, जब कोई पार्टिकल किसी के वजह से बाउंडेड हो, फंसा पड़ा हो, नहीं यहां जा पा रहा है नहीं यहां जा पा रहा है। और आई थिंक इलेक्ट्रॉन तो वही है, एक न्यूक्लियस के ने उसको पकड़ के रखा है और एक न्यूक्लियर फोर्स ने उसको पकड़ के रखा है ना। मैंने बताया था एक फोर्स नीचे एक फोर्स बाहर। सो दोनों फोर्स के से बाउंडेड है। जैसे कि बेटा मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, जब आप मून की एनर्जी निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव में आएगी। सैटेलाइट की एनर्जी अगर आप निकाल रहे हैं वो भी माइनस में आएगी। क्यों? बिकॉज वो ग्रेविटेशन फील्ड के वजह से बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, बाउंडेड बाय सम फोर्स। और कोई भी चीज जब बाउंडेड होती है तो उसकी एनर्जी हमेशा माइनस में रहती है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बोर ने क्या कहा था कि अगर एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से आपने अगर एनर्जी दी किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। मतलब अगर आप मान लो इस समय ऑर्बिट 1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी इतनी दे रहे हो, सपोज करो आपने 12 पॉइंट समथिंग एनर्जी दे दी, जिसके वजह से अब इसकी एनर्जी होगी 0.85, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा निकल के फोर्थ ऑर्बिट में आ जाएगा। सो उन्होंने क्या बोल दिया, एनर्जी चेंज इन एनर्जी। पहले इतनी एनर्जी थी, हमने एक पॉइंट देखा था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही होती है जितनी ऑर्बिट की होती है, देखा था ना। सो अगर पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी भी एनर्जी इतनी होगी। अब उसको मैं एनर्जी दे रहा हूं, मतलब उसकी एनर्जी में कोई बदलाव आ गया। जितना बदलाव आया वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन द ऑर्बिट, जिसमें से वो जहां से जहां जा रहा है। वो कहां जा रहा है बेटा, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, यस और नो? कहां पे जा रहा है, फर्स्ट से जिसमें भी जा रहा हूं, ठीक है। चलो हम यहां पे ले लेते हैं n और यहां पे ले लेंगे m, जहां से जहां तक जा रहा हो। अगर मैंने एग्जांपल लिया था फर्स्ट का, सो -13.6 माइनस 0.85। हमने जो एग्जांपल लिया उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल के आ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। सो वो क्या हो जाएगा, जहां से निकल रहा है और माइनस जहां पे जा रहा है। सो -13.6 माइनस माइनस प्लस, एक मिनट सॉरी, रियली वेरी सॉरी, En माइनस Em। बेटा ये होगा जहां पे जा रहा है माइनस जहां पे, देखो कौन सी एनर्जी बड़ी है, ये वाली, तो बड़ा माइनस छोटा होगा। सो -0.85 माइनस माइनस 13.6, सो -0.85
प्लस 13.6, जो भी इसका आंसर आवे उतनी एनर्जी आपने दी। और एनर्जी हमको पता है किससे लिखा जाता है, hc/λ। इसका मतलब बेटा कितनी एनर्जी चाहिए वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा लैम्बडा पे। यहां से हमको मालूम पड़ेगा कि कौन से कलर की लाइट, अगर मैं बात करूं बेटा फोटो डायोड की, अगेन हम पढ़ेंगे उसको चैप्टर 14 में। फोटो डायोड में हम लाइट डालते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटो एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सॉरी, उसमें क्या देखा था, लाइट डाल रहे हो, समझ आया? ठीक है, धीमे धीमे जैसे चैप्टर 14 पे आएंगे इस चीज को हम जोड़ते जाएंगे, सो आपकी चीजें और क्लियर होगी। अभी इतना याद रखना, एनर्जी घटती जा रही है, डिफरेंस धीमे धीमे कम होता जा रहा है, और उतनी ही एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेगा जितना कि किसी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। किसी भी दो ऑर्बिट का डिफरेंस हो सकता है, किसी भी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है।